हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी त्रिपाठी पेट 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इससे पहले बहुत सारा क्लास प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका, प्लेलिस्ट बना है। आप सब प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो को ज़रूर देखें। अभी आप सबके पास टाइम है तो आप सब उसको कवर कर सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था। तो बुद्ध जी ने, अगर हम बात करें सबसे पहले कि बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, अगर स्थान आप सबसे पूछे तो आप बताएंगे सारनाथ में दिए थे। ठीक है, अपने शिष्यों को दिए थे। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता है सबसे कम किस जिले की? श्रावस्ती की है। ठीक है। और लेकिन अंतिम उपदेश का किसको दिए थे? तो आप बताएंगे सुभद्र को दिए थे अंतिम उपदेश। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। और कहाँ पर दिए थे? कुशीनारा में। और आप जानते हैं यहीं पर बुद्ध जी का परिनिर्वाण भी, मतलब मृत्यु भी हुआ था कुशीनारा में। और कुशीनारा में अंतिम उपदेश भी दिए थे सुभद्र को। और सुभद्र कौन था? इनका शिष्य था। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा है शिष्य। तो पहले का ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मैच करना। ठीक है, तो एक तरफ दिया है स्थान, एक तरफ दिया नदी। तो आपको पीछे वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है, तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ये सब हड़प्पा स्थल है। ठीक है, और जो कालीबंगा है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। और रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। तो पहले का जाएगा 3 पर। ठीक है, और दूसरा जाएगा 2 पर। 3-2 से शुरू हो रहा, तो 3-2 केवल आपका कौन सा ऑप्शन है? पहला ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहा कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। आप जानते कि जो सम्राट हर्षवर्धन थे प्रत्येक 5 वर्ष में ऐसा धार्मिक सम्मेलन करते थे। कहाँ पर? इलाहाबाद में। ठीक है, और कहाँ करते थे? कन्नौज में। तो पहला ऑप्शन हो जाए कन्नौज में और इलाहाबाद में। ठीक है, तो हर्षवर्धन के विषय में जानकारी किससे मिलती है? हर्षचरित के द्वारा एक रचना है, या कह सकते हैं उनकी पुस्तक है। ठीक है, कौन? हर्षचरित। और जिसके लेखक कौन है? बाणभट्ट जी हैं। तो हर्षचरित किसकी जानकारी देता है? हर्षवर्धन की। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षचरित की रचना कौन की है, तो आप बताएंगे बाणभट्ट ने किया। ठीक है, और हर्षवर्धन सबसे पहले शैव धर्म का अनुयायी थे। कौन धर्म थे? शैव धर्म। और बाद में अपना कौन सा धर्म बदल लिया, बना लिए या ग्रहण कर लिए? बौद्ध धर्म। ध्यान देना, ये शुरू से बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। सबसे पहले शैव धर्म, शैव धर्म के बाद कौन सा धर्म अपना लिए? बौद्ध धर्म। और हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयागराज में भव्य समारोह का आयोजन किया करते थे। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? महामोक्ष परिषद। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ पर करते थे प्रत्येक 5वें वर्ष? तो आप बताएंगे प्रयागराज में। और साथ साथ कहाँ? कन्नौज में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि निम्न में से किसने गुलरूखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? ध्यान देना, किस नाम से किया है? गुलरूखी नाम से। ठीक है, तो कौन किया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी गुलरूखी नाम से, उपनाम से रचनाएं करता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। और सिकंदर लोदी जान रहे किस वंश से संबंधित था? लोदी वंश का शासक था। ठीक है, और यही सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना किया था। कब? 1504 में। ये भी क्वेश्चन आपसे से पूछा गया है। ठीक है, और सिकंदर लोदी और किसके लिए जाना जाता है? सिकंदर लोदी भूमि की पैमाइश के लिए एक पैमाना जारी किया था, जिसको बोला जाता गज ए सिकंदरी।
गज ए सिकंदरी। देखिए सिकंदरी मतलब इसमें नाम ही सिकंदरी आ रहा है, इसका मतलब किससे संबंधित है? सिकंदर लोदी से। तो गज ए सिकंदरी किस से संबंधित है? अगर आपसे ऐसे पूछा जाए तो आप बताएंगे भूमि की पैमाइश से। ठीक है। और इसने एक निकाला था फरहंग ए सिकंदरी, फरहंग ए सिकंदरी। ठीक है, फरहंग ए सिकंदरी। तो जो फरहंग ए सिकंदरी है ये बी विभाग की कौन निकाला था? सिकंदर लोदी। लेकिन ये किस विभाग से संबंधित है फरहंग ए सिकंदरी? तो आप बताएंगे आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया था। तो एक कह सकते हैं कि आयुर्वेदी से संबंधित एक पुस्तक है। ठीक है, फरहंग ए सिकंदरी। और सिकंदर लोदी किस वाद्य यंत्र का प्रिय था? वाद्य यंत्र जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया। ठीक है, तो जो सिकंदर लोदी था इसको शहनाई प्रिय था। शहनाई जो वाद्य यंत्र होता ना वो इसको प्रिय था। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आप सब याद कर लीजिएगा। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में। गज ए सिकंदरी भूमि की पैमाइश से संबंधित था। और फरहंग ए सिकंदरी एक आयुर्वेदिक पुस्तक है जिसको किस भाषा में रचना करवाया? फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी की 1858 की घोषणा को एक विशेष दरबार में कहाँ पढ़ा गया था? तो जो दरबार लगा था 1 नवंबर 1958 को लगा था। कहाँ पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में एक पार्क है मिंटो पार्क, यहीं पर पढ़ा था, कैनिंग ने पढ़ा था। ध्यान देना, यहाँ देखिए कैनिंग लिखा भी है। तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है ना 1 नवंबर 1958 को कौन पढ़ा था? कैनिंग ने पढ़ा था। ठीक है, और उसने भरोसा दिलाया कि क्या भरोसा दिलाया भारतीयों को कि भारत के साथ जाति, धर्म, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात कहाँ पर किया गया? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। ध्यान देना, अगर इलाहाबाद नहीं होगा तो मिंटो पार्क होगा, और मिंटो पार्क कहाँ है? इलाहाबाद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बंगाल विभाजन जो कर्जन के समय हुआ था रद्द किया गया। तो बंगाल का विभाजन आप जानते हैं किसके समय हुआ था? कर्जन। कर्जन का समय का उस समय कर्जन का शासनकाल था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 1911 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें कि दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट थे, एक थे जॉर्ज पंचम और महारानी विक्टोरिया कैथरीन मैरी नाम था। उसमें इनका भारत पर आगमन हुआ था और इन्हीं के भव्य समारोह में इनका आगमन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इनका जो आगमन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और इसी दरबार में 12 दिसंबर, समय कब का? 12 दिसंबर 1911 को ही बंगाल विभाजन रद्द करने का निर्णय लिया गया। तो निर्णय कब लिया गया? याद कर लीजिए। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 ही आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया? एक तो निर्णय ए लिया गया बंगाल विभाजन रद्द का। दूसरा निर्णय लिया गया कि जो भारत की राजधानी कोलकाता ना, कोलकाता से कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाए? दिल्ली। ठीक है, और जो भारत की राजधानी है कोलकाता से दिल्ली आने की अनुमति भी यहीं पर मिली थी। अनुमति तो मिली थी 1911 में, लेकिन बनाया कब गया था? 1 अप्रैल 1912 से भारत की राजधानी, ठीक है, दिल्ली बनाया गया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? मतलब जब महात्मा गांधी जी सत्याग्रह नमक आंदोलन कर रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया थे। तो गिरफ्तार करने के बाद जो आंदोलन था उनका नेतृत्व कौन की? ये आपसे से पूछा गया है। ठीक है, तो कौन थे? अब्बास तैयब जी कर रहे थे जब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। और आप सबको बता दें इस आंदोलन में, नमक सत्याग्रह के आंदोलन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में भाग ली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष की कारावास का दंड दिया गया? ध्यान देना, तो कौन से सैनिक थे? राशिद अली थे। ठीक है, तो राशिद
अली। देख लेते ऑप्शन क्या है। तो आप सब देखें, ऑप्शन सी पर ही है राशिद अली। इनको कितने साल की कारावास की सज़ा हुई थी? 7 साल की सज़ा हुई थी। ठीक है, आपको बता दें कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिक में राशिद अली शामिल थे। ठीक है, और जिनको 7 साल की अंग्रेज़ों ने सज़ा दिया था। और आपको पिछले लिए भी प्रैक्टिस सेट में बताए थे कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था 1945 में। ठीक है, और जो मुकदमा चला था और मुकदमे की सुनवाई के दौरान भोला भाई देसाई, याद कर लें, भोला भाई देसाई ने बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व किए थे। और नेतृत्व तो भोला भाई देसाई किए थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, बहुत सारे वकील इसमें भी शामिल थे। ठीक है, इन्हीं के पक्ष में। और मुकदमा कहाँ चला था? 1945 में, लाल किले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तिनकठिया का मतलब 3/20 भाग पर 3/20 हिस्सा। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई। अब देखिए, जो चंपारण कहाँ पर? बिहार में है। ठीक है, अब बिहार के चंपारण में अंग्रेजों ने यहाँ पर मतलब जो तिनकठिया प्रथा था उस पर 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, फिर अब इसकी खेती करने से किसानों को बहुत नुकसान होता था। जैसे जो ज़मीन होता था ना, वो एकदम क्या हो जाता था? बंजर हो जाता था। ठीक है, और उसमें अन्य फसल बहुत कम मात्रा में उगता था। तो यहीं के एक नेता थे, उनका नाम याद कर लीजिएगा, तो राजकुमार शुक्ल। जब आईएनसी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, कब? 1916 में। तो यहीं पर राजकुमार शुक्ला जी आए थे, महात्मा गांधी जी को निमंत्रण दिए थे कि आप चंपारण आइए और किसानों का मतलब स्थिति को जानिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी उनके जो निमंत्रण था एक्सेप्ट किए, और 10 अप्रैल 1917 को कहाँ पहुँच गए थे? चंपारण पहुँचे थे। ठीक है, और महात्मा गांधी जी का ये जो चंपारण सत्याग्रह था ना, भारत में पहला सत्याग्रह भी माना जाता है। कब हुआ था चंपारण वाला? 1917 में। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा ई, क्योंकि तिनकठिया का मतलब होता है 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि एस सी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तो 1939 में। अगर हम बात करें तो 3 मई का समय है, 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थे? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इतना तो सबको पता, लेकिन आजकल एग्जामिनर बोर्ड डी में पूछता है, तो ये भी इसके जो सदस्य हैं ये याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य हैं। सदस्य थे, एक नाम है देवव्रत विश्वास। ये क्या थे? इसके महासचिव थे। ठीक है, क्या थे? महासचिव का नाम क्या था? देवव्रत विश्वास। और एक और थे विश्वंभर दयाल त्रिपाठी। ये क्या थे? ये राष्ट्रीय महामंत्री थे इसके। और सबसे बड़ी बात है कि फॉरवर्ड ब्लॉक से स्वामी सहजानंद भी जुड़े थे। ठीक है, तो ये नाम याद कर लेना। अक्सर आप सब स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आप सब किसान आंदोलन से जोड़ते हैं, जो कि जुड़े भी थे, बात सही है, लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध फॉरवर्ड ब्लॉक से भी था, इसके सदस्य भी थे। तो आंसर क्या बन जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो अफ्रीका में कौन सा देश अवस्थित नहीं है आप सबको बताना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? गुआना अफ्रीका में नहीं है, बल्कि दक्षिण साउथ अमेरिका का देश है। किसका देश है? साउथ अमेरिका का। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है? तो बताएंगे इसकी राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन। गुआना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। ठीक है, और जो गैबन है, और गैबन गिनी बिसाऊ, जो
ACD, ये तीनों देश दक्षिण अफ्रीका में, गैबन भी दक्षिण अफ्रीका में, गिबिन भी दक्षिण अफ्रीका और गिनी बिसाऊ भी दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों दक्षिण अफ्रीका के देश है। तो गैबन की राजधानी कहाँ है? तो आप बताएंगे लिब्रेविले। तो लिब्रेविले, सॉरी, इसका लिब्रेविले रहेगा इसकी राजधानी। ठीक है, एक मिनट। तो गैबन की राजधानी क्या बताएं? लिब्रेविले। ठीक है, और गिनी की राजधानी कहाँ है? अगर आपसे गिनी की राजधानी पूछा जाए तो बताएंगे कोनाक्री। ठीक है, और गिनी बिसाऊ की राजधानी कहाँ पर है? तो आप बताएंगे बिसाऊ। देखिए बिसाऊ आ रहा है, यही राजधानी, गिनी बिसाऊ का राजधानी बिसाऊ है, और गिनी की राजधानी कोनाक्री, और गैबन की राजधानी कहाँ है? लिब्रेविले है। ठीक है, ये तीनों साउथ अफ्रीका में, जबकि गुआना कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। और गुआना की राजधानी क्या बताए हैं? तो आप गुआना की राजधानी बताएंगे जॉर्ज टाउन। अगला क्वेश्चन नंबर 12 असेशन रीजन का है। कह रहा कि भारत एक मानसूनी देश है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही। भारत कैसा देश है? मानसूनी। यहाँ भारत जो है मानसून पर निर्भर करता है। ठीक है, उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही है। आप जानते हैं कि भारत के उत्तर में जो हिमालय है, इसी के कारण यहाँ अच्छी खासी बारिश हो जाता है। ठीक है, तो पहला आपका सही है, हिमालय नहीं होता तो भारत का मानसून और कुछ होता। ठीक है, तो दोनों बात सही है, तो ऑप्शन ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि उत्तर प्रदेश में निम्नांकित किस दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई? तो ध्यान देना, उत्तर प्रदेश की पूछ रहा। तो 1991 से 2001 का जो दशक था, 1991 से 2001, इस समय उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा देखा गया। तो 13 का आंसर क्या बन जाएगा? ई ऑप्शन बन जाएगा। इस टाइम जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर थी, कितनी थी? 25.85%। ठीक है, ये वृद्धि दर थी। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। तो रियो ग्रांडे नदी किस देश के साथ सीमा बनाती है? तो बताएंगे मैक्सिको और USA के बीच सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी। और आपको बता दें, जो रियो ग्रांडे नदी है उत्तरी अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ध्यान देना, बड़ी के मामले में कौन सा है? 5th नंबर पे है। ठीक है, और मैक्सिको और अमेरिका के बीच, USA के बीच सीमा बनाती है। और ये कहाँ पर जाके गिरती है? तो आप कहेंगे मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, तो अपनी पानी कहाँ छोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेकायुक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसको है? मतलब जो मौलिक अधिकार है, अच्छा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो आप बताएंगे भाग 3 में है। ठीक है, और आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 तक है। कौन सा? मौलिक अधिकार। ठीक है, और विवेकायुक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसको है? और किस पर? मौलिक अधिकार पर। तो आप बताएंगे संसद को है। तो संसद इस पे नियंत्रण लगा सकता है। ठीक है, आगे क्या है? अच्छा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? तो ये स्टेटमेंट नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में किसने दिया? तो आप बताएंगे KT शाह ने दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी।
आपको बता दें कि जो नीति निर्देशक तत्व है किस भाग में है, भाग 4 में है। अगर आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, और 51 वाले जो आर्टिकल है इसमें किस बात का जिक्र है, और इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति के संदर्भ में इसमें बात कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य, ध्यान देना, सह राज्य के रूप में सबसे पहले किसको अपनाया गया था, सिक्किम को अपनाया गया था। ठीक है। आपको बता दें कि 35वां संविधान संशोधन 35 नंबर का हुआ था। 35वां संविधान संशोधन के रूप में जब किया गया तो सिक्किम को सह राज्य के रूप में अपनाया गया था 35वां। और कब किया गया था 35वां वाला, 1974 में। फिर इसके बाद एक संशोधन किया गया है, कौन सा, 36 नंबर का 36वां संविधान संशोधन। एक कब किया गया, 1975 में। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। तो सह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में। फिर इसके जस्ट बाद 36वां संशोधन किया गया 1975 में, और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। ध्यान देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय की रिट की बात कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कौन जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 19 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ध्यान देना, राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना। तो राज्य की बात हो रहा है, तो राज्य में कौन होता है, इससे संबंधित राज्यपाल होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम परिवार की नहीं है। तो इसमें जो अल्ट्रासोनिक रेज है, ठीक है, जो ऑप्शन सी पर है, अल्ट्रासोनिक रेज विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में नहीं माना जाता। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। जो स्वचालित रूप से कलाई घड़ियाँ होती है इसमें ऊर्जा किस रूप में मिलती हैं। तो आप बताएंगे हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ध्यान देना, प्राकृतिक नहीं है इसका मतलब क्या है, कृत्रिम बहुलक है। तो कृत्रिम बहुलक इसमें कौन सा है, नायलॉन है। और जबकि रेशम, ऊन और चमड़ा ये सब किस प्रकार का बहुलक है, प्राकृतिक। और नायलॉन कैसा बहुलक है, कृत्रिम बहुलक है। तो 23 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 जीभ के निम्नलिखित भाग पर मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। तो अगर हम जीभ की बात करें, आप यहाँ पर समझिए, तो जीभ ऐसे रहता है ना, ये होता है जीभ का आगे वाला भाग। ठीक है। तो देखिए जो जीभ का आगे वाला भाग है इसके माध्यम से क्या पता चलता है, तो आप कहेंगे मीठा। जो मीठा आपको अनुभव होता है ना, आगे वाले भाग से होता है। ठीक है। और जो पीछे वाले भाग से होता है, किसका अनुभव होता है, तो कड़वा। कड़वा कहाँ से अनुभव होता है, पीछे वाले भाग से। और जो साइड का किनारा है, ऐसे साइड का किनारा, यहाँ से क्या चीज़ मिलता है, खट्टा चीज़। जो खट्टा आप सबको अनुभव लगता है ना, ये बगल वाले भाग से होता है। तो मीठा पूछा था, तो मीठा अग्र भाग से होता है। तो ऑप्शन 24 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, मीठे स्वाद। तो मीठा स्वाद कहाँ से होगा, आगे वाले भाग से होगा। ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा, बी। अगर आप सबसे कड़वा पूछता तो कड़वा कहाँ से मिलता, पीछे वाले भाग से कड़वा, और खट्टा चीज़ कहाँ से मिलता है, बगल से।
क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या है, कह रहा कि लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। तो लाइकेन सबसे अच्छा सूचक किसका माना जाता है, तो इसका बताएंगे ए वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, क्योंकि जहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा रहेगा ना वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। कौन सी है, थैलोफाइटा, याद कर लीजिए, जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, लाइकेन किससे मिलकर बनते हैं, कवक और शैवाल दोनों के। अगर लाइकेन शब्द की बात करें तो लाइकेन शब्द सबसे पहले कौन प्रयोग किए थे, थियोफ्रेट्स महोदय ने। ठीक है, और आपको बता दिए कि लाइकेन सबसे अच्छा इंडिकेटर किसका माना जाता है, वायु प्रदूषण का। ठीक है, अच्छा, पेड़ों पर जो लाइकेन पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, कोर्टिकोल्स, कोर्टिकोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो 26 का आंसर क्या बन जाएगा, बी। और 10वीं पंचवर्षीय योजना कब आया था, 2002 से लेकर 2007, 5 साल जोड़ दीजिए। ठीक है, ये समय किसका है, 10वीं पंचवर्षीय, इसी में शुरू किया गया था हॉर्टिकल्चर मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा कि पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण क्या होता है। अगर पूंजीगत व्यय हो या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि हो जाए तो क्या चीज़ मिलेगा। तो 27 का आंसर क्या बन जाएगा, राजस्व, जो राजकोष की घाटा हो जाता है इसके दौरान। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, प्रधानमंत्री आवास योजना का मिशन तक शहरी क्षेत्र में सभी के लिए आवास लक्ष्य को प्राप्त करना। अच्छा, पहले इसमें टारगेट कितना रखा गया था, सबसे पहले बताइए शुरू कब हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाला। तो आप बताएंगे 25 जून 2015 को। ठीक है, कब शुरू किया गया था, 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य पहले क्या रखा गया था कि 2022 तक सभी को घर मिलेगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसका आंसर यही होगा। ठीक है, लेकिन इसका वर्तमान लक्ष्य कब क्या रखा गया कि दिसंबर 2025, ध्यान देना कि सभी को मकान मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। किसके संदर्भ में, जीएसटी। तो आप बताएंगे जीएसटी नेटवर्क को कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। आप जानते हैं जो जीएसटी लाया गया था, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 101वां संविधान संशोधन। और जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और कब से लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा कि भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है। मौद्रिक नीति है तो कौन लागू करता है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को, 1935 में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो बताएंगे जनवरी 1949 को, 1949 को, मतलब जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक नृत्य, तो आधुनिक नृत्य का जनक किसको कहा जाता है, उदय शंकर को। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। हृदय दिवस की बात कर रहे हैं, तो प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को। ठीक है, और 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो आप बताएंगे विश्व मानवतावादी दिवस। तो विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को। और
29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो अब बताएंगे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और एक पूछा जाता है 27 सितंबर, याद कर लीजिएगा, 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा कि लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताए थे कुछ शब्दावली, तो ये किससे संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई। और कबड्डी से संबंधित कुछ शब्द हैं जो पूछा जाता है बार बार। एक है रेडर। रेडर शब्द किससे संबंधित है? कबड्डी से। बोनस, बोनस भी शब्द किससे संबंधित है? ये भी कबड्डी से। मार्च, लाई और लावी और बैंटिंग ब्लॉक, ये सब किससे संबंधित है? कबड्डी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आप बताएंगे नई दिल्ली में है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1964 में इसकी स्थापना हुआ था। वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया, जो नेहरू था इसको हटा दिया गया, इसके स्थान पर लिख दिया गया है या बना दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो पहली लोकसभा का जो पहला सत्र है कब शुरू हुआ था? 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। ये तो सत्र शुरू होने का पूछ लिया, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 17 अप्रैल 1952 को। अप्रैल में गठन हुआ था और मई में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे पहली लोकसभा के? जीवी मालवंकर साहब अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? एम ए अयंगार, क्या थे नाम? एम ए अयंगार साहब उपाध्यक्ष थे और जीवी मालवंकर साहब क्या थे? अध्यक्ष थे प्रथम लोकसभा के। ठीक है। तो प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को, लेकिन पहला सत्र कब शुरू हुआ था? 13 मई से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगाती है? ठीक है। तो आप बताएंगे सिक्किम। सिक्किम की सीमा म्यांमार से नहीं लगाती है। और सिक्किम की सीमा किस देश से लगाती है? नेपाल से लगाता है इसकी सीमा। ठीक है। चाइना से भी लगाता है इसकी सीमा। और किससे लगाता है? भूटान से लगाता है इसकी सीमा। ठीक। और सिक्किम के, ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया इसके साथ। और राज्यों के साथ किसके किसके साथ सीमा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इनके साथ भी सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 37 कह रहा कि पराग की राजधानी है, मतलब पराग किस देश की राजधानी है? तो आप बताएंगे चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? पराग है। तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या बन जाएगा? सी। और सऊदी अरब की या सऊदी अरबिया की राजधानी कहाँ है? तो आप बताएंगे रियाद। तो सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहाँ पर है? इम्पॉर्टेंट है, भी पूछा गया है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया पूछा है, तो इसकी राजधानी क्या है? प्योंगयांग। प्योंगयांग इसकी राजधानी है। और त्रिनाद और टोबैको की राजधानी, एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो आप बताएंगे पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? ध्यान देना, विधान परिषद में कौन सदस्यों को नामित कर सकता है? तो आप बताएंगे संबंधित राज्य के राज्यपाल। ठीक है। कितने सदस्य को नामित होते हैं? 1/6 सदस्य। और ध्यान देना, आप सबको ये भी बताते हैं कि जो सदस्य को नामित करेंगे, है ना, ये सब विशेष स्पेशल व्यक्ति होते हैं जो कला संस्कृति में निपुण होते हैं। और इनका जो नामित करते हैं, इनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है?
तो आप जानते हैं कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है। इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। गोदान, हम बता दे रहे हैं, आप सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गोदान, और गोदान के बाद गबन और सेवा सदन, ये तीन तो मेन इम्पोर्टेंट है। और क्या है, रंगभूमि, कर्मभूमि और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनकी अधूरी रचना, ध्यान देना। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाखा दत्त हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। धर्मवीर भारती, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, और क्या है, अंधा युग। ये सब किसकी रचना है, धर्मवीर भारती का। तो ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। और भारतेंदु जी का और रचना एक इम्पॉर्टेंट है, भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा कि मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है। तो मिथिला कहाँ, बिहार में। तो मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है, मिथिला। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। ये केवल मिथिला में नहीं फेमस है, ठीक है, जैसे बिहार के और भी जगह है, जैसे दरभंगा हो गया, पूर्णिया हो गया, है ना। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्र जो नेपाल है ना, नेपाल में भी एक कला प्रसिद्ध है। पहले ये रंगोली के रूप में फेमस था, रंगोली, और फिर धीरे धीरे इसका मतलब फेमस किस पर होने लगा, दीवालों पर चित्र के रूप में होने लगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा कि निम्न में से किस भिन्न को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। मतलब और अधिक सरल नहीं किया जा सकता, मतलब उन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो देखिए, सरल नहीं किया जा सकता। तो देखिए 14 और 21 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, ठीक है। और 33 और 43 में कोई कॉमन संख्या नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये देखिए अभी दोनों फ्रैक्शन अंश और हर 2 से कटेगा, और एक किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, ठीक है। 41 दूना कितना होता है, 82, 2 बार चला जाएगा। लेकिन 33 और 43 में कोई कॉमन संख्या नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इस टाइप का सवाल आप सब लगा लीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, केवल कैलकुलेशन ही करना है, ठीक है, क्योंकि इस पे पेज का थोड़ा दिक्कत हो जाता है लिखने में, ठीक है। और आप सबको तो इतना आता ही हो, क्योंकि 20 नंबर का आप सबका आएगा मैथ, तो कैलकुलेशन आप सबका तैयार होना चाहिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना निकल कर आएगा, 20। आप सब वीडियो को रोक कर सॉल्व जरूर कीजिएगा। कह रहा कि 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। फिर कह रहा 12 पारियों के बाद औसत स्कोर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो उसने 11वीं पारी में कुल कितने रन बनाए। ठीक है। अच्छा, 10 पारियों का कुल, तो 10 पारियों का कुल योग कितना होगा, 10 का 52 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 520 हो गया। ठीक है। फिर 12 पारियों का औसत दिया तो 12 पारियों का कुल योग निकाल लीजिए, तो 12 गुणे 54, तो 12 का 54 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 648 आएगा। इतना बात समझ में आया। तो हम मान लेते हैं कि जो 11वीं पारी है, 11वीं पारी में कुल कितना स्कोर किया, 81 स्कोर किया, सॉरी 11वीं पारी में, ठीक है। और तब 12वीं पारी में कितना हो जाएगा, देखिए 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, तो 12वीं पारी का कितना हो जाएगा, x + 16। अब प्रश्न के अनुसार कर लीजिए दोनों का योग, x + 16। तो देखिए 648 में से और 520 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर वैसे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो 648 - 520, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। एक x एक 2x + 16 इधर जाएगा -16। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा, 56। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा कि ए और सी एक खाली टैंक को 7 एवं 10.5 घंटे में भर सकते हैं, जबकि बी भरी हुई टैंक को 5.25 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि
खाली होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना घंटे लगेगा। ठीक है, तो रेशियो मेथड से बना लीजिए ए, सी और बी। ध्यान देना, बी खाली करता है, बाकी ए और सी क्या करता है, भरता है। ए कितने घंटे में अच्छा मतलब खाली करता है और बी, सॉरी खाली नहीं करता, ए सी भरता है। तो कितना घंटा लेता है, 7 घंटा। और बी 10, 10.5 घंटे का मतलब होता है 21/2। ठीक है, और बी खाली कर रहा है 5.25 को, इसको जो आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसको 5.25 को 100 से भाग करेंगे, जो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 21/4 आएगा। ठीक है, और तीनों का एलसीएम 21 ले लीजिए। 7 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। इससे भाग करेंगे 21 से किस कैंसिल 2 बार, और 21/4 से भाग करेंगे 4 बार। ध्यान देना, एक खाली करता बाकी दोनों भरता है। ठीक है, तो देखिए ए और सी का अगर क्षमता निकालेंगे तो 3 2 5, 5 हिस्सा भर रहा है और 4 हिस्सा खाली, तो भरेगा कितना, 1 हिस्सा। और टोटल हमने माना 21, अब 21 का 2/3 हिस्सा, तो 21 का 2/3 हिस्सा निकालेंगे, ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 7 दूनी 14, और 14 में 1 से भाग करेंगे कितना आ गया, 14 ही आएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, पहला। कितना घंटा लगेगा, कितना भाग बनने में कितना लग जाएगा, 14 घंटा। आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 45 करा कि एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है तो संख्या। मान लीजिए संख्या यक्स है, यक्स का 50% किसके बराबर है, संख्या का 4/5 से 21 कम है। तो 50% का मतलब होता है 1/2, तो x/2 आ जाएगा। इधर कितना आ गया, x/5 आ गया। इधर माइनस कितना आ गया, 21। अब इसको इधर पंचांतर करेंगे तो 5x और यहाँ 4x है और 4x, तो 5x में से 4x जाएगा माइनस के, सॉरी 4 दूनी 8x, तो 8x में से 5x जाएगा माइनस 3x बचा है। ठीक है, और नीचे कितना बच्चे जाएगा, एलसीएम जब लेंगे नीचे बच जाएगा 10। इधर बचा -21, माइनस से माइनस करेंगे, 3 7 21, इधर 10 बच्चा, 10 का 7 में गुणा करेंगे, 10 7 70। क्वेश्चन नंबर 46, एक निश्चित कोड भाषा में इंटर को इतना लिखा जाता है, शिफ्ट को इतना, तो करा कि TOUCH को क्या लिखा जाएगा। तो देख लीजिए, ई का पोजीशन लेटर 5 है, आर का पोजीशन लेटर 5 है, सॉरी 18 है, यू का 21, 18 3 21, ई का 5 है, बी का 2 है, तो -3। तो यहाँ पर क्या किया गया है, +3 -3 +3 -3 +3। ठीक है, तो यहाँ पर भी कीजिए, देखिए लेकिन यहाँ ऐसे लिया गया इस तरह से। ठीक है, अंदर अंदर से लिया गया ऐसे। तो यहाँ से भी कर लीजिए, पहले +3, 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। इसका मतलब के से शुरू होगा। ठीक है, तो 46 का देख लीजिए, के से कहाँ कहाँ शुरू हो रहा है, के से पहला है और कौन सा, डी, तो बी अलग गलत और सी अलग गलत। और माइनस +3 हो गया, -3, तो 3 में से 3 जाएगा, कौन सा बन जाएगा, 0, मतलब कहाँ शुरू हो जाएगा, जेड पर। तो पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, दिए गए विकल्प में असंगत, तो देख लीजिए असंगत इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर जी किस पर होता है, जी 7, और एफ किस पर होता है, 6 पे होता है। ठीक है, तो 7 में से एक जाएगा 6, और 4 में से एक जाएगा 3, और 3 में से एक जाएगा 2, और 5 में एक जोड़ दोगे 6। तो यहाँ +1 देखिए, सब जगह -1, यहाँ पर +1, तो डी ऑप्शन। 12 अगस्त 2011 को शुक्रवार था, तो 21 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, तो आप बताएंगे बुधवार होगा। क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा कि पुनी अवनी की बेटी है। ध्यान देना, पुनी किसकी बेटी है, अवनी की बेटी है। देखिए अवनी का अभी जेंडर पता नहीं है, लेकिन पुनी का जेंडर पता है, फीमेल है। अवनी पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है। ठीक है, और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। ध्यान देना, अमित किसके भाई का पुत्र, अवनी के भाई का पुत्र है। ठीक है,
फिर अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है? ये खुद पर लागू कीजिए, देखिए कठिन नहीं, आसान है, तुरंत निकल जाएगा। तो भाई का पुत्र उसका हो गया तो क्या लग जाएगा? मामा लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 50 वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा कि कुछ शेर बाघ हैं। देखिए हम ये बना रहे, कुछ शेर, ये क्या हो गया? बाघ। एक मिनट। और फिर कह रहे कुछ बाघ गधे हैं। कुछ बाघ क्या हो गए? गधे। ठीक है, कुछ बाघ गधे, ए वन डायग्राम आपका ये बना। कह रहा कुछ शेर गधे हैं, कुछ शेर, क्या शेर का गधे में कोई रिलेशन आ रहा है? नहीं आ रहा है। सभी बाघ गधे ये भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 50 का कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? कोई फॉलो नहीं करता, तो ना तो एक ना तो दो, कोई अनुसरण नहीं करता। इसके बाद इंग्लिश है, आप सब इंग्लिश का पैसेज वीडियो को रोककर जरूर पढ़िएगा। ठीक है, 51 क्या कह रहा है कि व्हेन डिड द यूएस सेंड फर्स्ट सक्सेसफुल मैनेड ट्रिप टू द मून? कब भेजा था? आप सब पैसेज को जब पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 1969 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक ऑफ ट्रेवल टू द मून? तो फर्स्ट पर्सन कौन था? तो 52 का आप सब क्या बता रहे हैं? एक मिनट। क्या 52 कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक ऑफ ट्रेवल टू द मून? तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? फर्स्ट बन जाएगा, मून चाओ सेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड हैव बीन गिवन, आउट ऑफ विच वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड? है ना, तो स्पेलिंग किसमें कह रहा कि गलत है? तो पहला स्पेलिंग सी वाले स्पेलिंग में गलत लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो ग्रामर के दृष्टि से इसको सही बनाना है। ठीक है, 54 में तो कह रहा कि हिज क्लॉथेस वेयर वे ओवर द टॉप फॉर ए सोम्ब्रे। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा? द। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सी हार्डली वर्क्स ऑन द वीकेंड्स। यहाँ पर क्या रहेगा? तो आप बताएंगे डज सी। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। इसके बाद हिंदी का 5 क्वेश्चन है। ठीक है, मात्रा शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो मात्र प्लस आज्ञा। तो 56 का क्या आंसर बन जाएगा? मात्र प्लस आज्ञा, ऑप्शन डी। कौन सी संधि है? यण संधि है। 57 क्या इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? पाश्चात्य का क्या था? पौर्वत्य होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। शाश्वत का विलोम क्या होगा? शाश्वत का तो क्षणिक। और पूर्ववर्ती का विलोम क्या होता? उत्तरवर्ती। और देशी का क्या होता? विदेशी। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आडंबर। ठीक है, तो आडंबर का पर्यायवाची शब्द कौन सा? नहीं, दर्प। बाकी सब है। दर्प मतलब क्या होगा? सांप का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 59 जीने की इच्छा। तो जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिजीविषा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं नहीं जिजीविषा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई ऑप्शन। अच्छा, जिज्ञासु किसे कहा जाता है? जानने की इच्छा, जिसमें जानने की इच्छा हो उसको जिज्ञासु बोलते हैं। और जिगीसु किसे बोलते हैं? तो जिगीसु मतलब विजय का इच्छा, विजय हो तो उसका क्या बोलता है? जिगीसु। पिपासु पीने की इच्छा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा कि कचौड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कचौड़ी भूल जाने का मुहावरे का अर्थ इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ई बताएंगे, क्योंकि इसका अर्थ होता है साह न सूझना, यह कह सकते हैं घबरा जाना। ठीक है, तो ये कोई ऑप्शन में नहीं था, इसलिए ऑप्शन कौन सा बन रहा? ई।
अब इसके बाद देखिए 2 हिंदी का पैसेज मिलेगा, ठीक है। पहला पैसेज ये है, आप सब वीडियो को रोक करके सब पैसेज को पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा कि मस्तिष्क में जटिल रूप से क्या जुड़ी रहती हैं, ये तो आप वैसे बता देंगे बिना पैसेज पढ़े, ठीक है। तो मस्तिष्क रूप में तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं, पैसेज पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। 62 किन दोनों के बीच संबंध के बारे में मतभेद था, किन के बीच में, मन और मनुष्य के बारे में बीच में, या वैज्ञानिक या कंप्यूटर के। तो मन और मस्तिष्क के बीच में क्या था, मतभेद था। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। पैसेज के दृष्टि से आपको आंसर देना है। विश्व में सबसे जटिल तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो पैसेज जब पढ़ेंगे तो आप सबको तुरंत पता चल जाएगा। अब वो लोग कंप्यूटर ही कह देंगे, कंप्यूटर में कंप्यूटर तो बहुत सारे लोग बना सकते हैं, ठीक है। मस्तिष्क में सबसे जटिल तंत्र पाया जाता है। 64 मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है, मस्तिष्क की तुलना किससे किया जाता है, कंप्यूटर से, ठीक है। 65 क्या है, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है यहाँ पूछा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, मानव मस्तिष्क। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे सेकंड पैसेज, क्योंकि एक पैसेज से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा पैसेज, ये भी हमारे समझ से जब आप पढ़ेंगे साइंस से संबंधित पैसेज है, ठीक है। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, पहले ही शीर्षक पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसका शीर्षक जब आप पढ़ेंगे तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व, इसका शीर्षक आप बता सकते हैं। 66 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाने पर पानी में किस रसायन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप साइंस पढ़े हैं तो भी आप ये आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो किसकी मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं CO2। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 प्रकाश संश्लेषण किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, जानवर में, जीव जंतु में तो होता नहीं, पौधों में होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो ये भी साइंस का क्वेश्चन है। तो क्या हवा में, मिट्टी में, पानी में, पहाड़ में, नहीं, तो कहाँ होती है, ये होता है पेड़ पौधों में होता है, पत्तियों में होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता पूछा है। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है, मिट्टी की, बाकी जल प्रकाश में होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद 10 क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर का, ठीक है। तो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन नंबर 91 क्या है कि अप्रैल 2025 में चाचा रे शब्द राम कियन का संबंध किस देश से है। तो राम कियन आप जानते हैं जो रामायण पुस्तक है ना, इसका थाई वर्जन है, संस्करण है, तो किससे संबंधित, थाईलैंड से संबंधित है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 92 दिवंगत अभिनेता मनोज कुमार को दादा साहेब फाल्के सम्मान से किस वर्ष प्रदान किया गया। तो इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला था, 2016 में। अभी हाल में इनकी मृत्यु हो गई, कब मृत्यु हुआ तो आप बताएंगे 4 अप्रैल 2025 को, ठीक है। और ये मनोज कुमार किससे संबंधित है, अभिनेता हैं, फिल्म जगत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 93 अप्रैल 2025 में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर पद से हटा दिया गया। अच्छा, किस देश के राष्ट्रपति को, ठीक है। तो साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति थे उन पर महाभियोग लगाकर उनको हटा दिया गया, ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन अप्रैल 2025 में चर्चा रहा नेजा मेला किस राज्य से संबंधित है। तो नेजा मेला कहाँ पर लगता है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा कि हाल में 59 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसको प्रदान किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा आपसे से, तो आप बताएंगे विनोद कुमार शुक्ला को। क्वेश्चन नंबर 96
AIR की जो 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आया है, कह रहा है कि 2024 में भारत का कौन सा स्थान इसमें था। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान था, 5वां स्थान। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 क्या है कि प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना के तीसरे संस्करण PM युवा 3.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो कौन सा मंत्रालय शुरू किया इसको, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पर्वतमाला परियोजना के तहत कहां पर 2 प्रमुख रोपवे को मंजूरी दिया। तो रोपवे कहां पर मंजूरी इसको मिल गया है, उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 2 प्रमुख पहल, एक है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और दूसरा मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत शुरू किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। तो किसने शुरू किया, पंचायती राज मंत्रालय। आप सभी देख सकते हैं पंचायत से संबंधित है, तो पंचायती राज मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर है 100, कह रहा कि हाल ही में लोकसभा के केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो अब बताएंगे पहला स्थान, ठीक है। और दूसरा स्थान पर कौन सा है, अमेरिका। और तीसरे स्थान पर है कौन सा, चाइना है। दोस्तों आप सबको सेशन कैसा लगा, आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।